3, 2, 1, go. Oh भाई, and the wheel spin. Stop. बस बस भाई. ये जो चढ़ रही है गाड़ी पहाड़ों पे, ये भाई मिनी रेंज रोवर की याद दिला रही है मुझे। क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली। सर्विस की कॉस्ट क्या पड़ी आपको 1, 2 और 3 की? सर्विस कॉस्ट लोगों को बताता हूँ तो बोलते हैं कि भाई इससे ज्यादा तो धुलाने में लग जाती है गाड़ी। बताइए. कार में 280 टू 300 की रेंज जो है गर्मियों में मिल रहा है। विद एसी मिल, तो ठंड में क्या मिल रही थी? ठंड में तो मुझे अप टू हाउ आर यू गेटिंग सच अ गुड रेंज? कैसा क्या करना चाहिए हमें या फिर लोगों को जो ये रेंज जो है वो मिले? कॉस्ट का क्या? हाउ मच इज इट कॉस्टिंग यू? कहाँ चार्ज करते हो? क्या पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ रहा है? अभी तो मेरे घर पे 3.3 किलोवाट का चार्जर लगा विच हुआ इज है। गुड. मैक्सिमम लोग जो मेरे पास आते हैं वो एक ही कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर्विस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग विद टाटा. शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज. कंप्लीटली 850 किलोमीटर एट स्टेज चला हुआ मैंने एक दिन में? एक दिन। एक दिन मतलब यू डिड नॉट वांट टू वेट फॉर विंडसर कि वो इतनी बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं लगा? क्योंकि आपको क्या लगता है? नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो. मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और अमेजिंग वीडियो, एक और अमेजिंग ओनरशिप रिव्यू, एंड दिस टाइम इट इज अबाउट द टाटा पंच ईवी. जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में टाटा पंच ईवी इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ईवीज राइट नाउ. हाउएवर बहुत लोगों को डाउट है क्या आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर विंडसर का जो बेस मॉडल है उसको ले लेना चाहिए, और बहुत सारे डाउट्स हैं. तो चलो आज उन सब डाउट्स को क्लियर करते हैं, मिलवाते हैं आपको इसके ओनर से, पूछते हैं उनको कुछ सवाल कि रियल लाइफ में ये कार उनको क्या प्रोज और क्या कॉन्स जो है वो ऑफर करती है, क्यों आपको ये गाड़ी पसंद करनी चाहिए, ये इस वीडियो में हम जरूर से कवर करेंगे. सो अगर आप ये कार खरीदने की सोच रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज बहुत डिटेल्ड बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे. पसंद आने से लाइक जरूर से करना. चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग. So there you go, guys. We have in front of us the beautiful looking Tata Punch EV. बुलाते हैं इसके ओनर को और कराते हैं आपसे उसका इंट्रोडक्शन. So sir, please welcome to the channel. First of all, thank you so much for giving us the opportunity to review you and your ownership review experience about the Tata Punch EV. तो चलो सबसे पहले अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विप्लव विश्वास. मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और बारासात मेडिकल कॉलेज में मैं ड्यूटी करता हूँ. वहाँ पे पोस्टिंग है मेरा. और मैंने ये टाटा पंच एडवेंचर LR जुलाई के महीने में खरीदा था. That was a very short and a very sweet introduction. So, डॉक्टर साहब, thank you so much once again. अभी हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे. I know गर्मी का टाइम है, आप फिर भी इस अमेजिंग वेदर पे इतने दूर से हमारे लिए आए हैं. सो सबसे पहली चीज, ये गाड़ी आपने कब ली और कितने में ली? ये गाड़ी मैंने एक्चुअली जुलाई 30th को बुक किया था 2024 में, क्योंकि उस समय पे एक उनका स्कीम चल रहा था 30,000 डिस्काउंट का, जो 31 जुलाई तक था. बाद में वो एक्सटेंड हुआ, वो तो होता ही रहता जी. है. तो उस वक्त पे मैंने 30 जुलाई को गाड़ी बुक की थी. और गाड़ी क्योंकि शोरूम पे ही थी, अवेलेबल थी, लेकिन मुझे एक्चुअली लेना था इसका जो सीवीड कलर था, वो लेना था. ग्रीन वाला जो ग्रीन सीवीड कलर, तो वो अवेलेबल थी नहीं. उसके लिए मुझे बोला गया था ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का वेटिंग पीरियड है. तो इसके लिए कितना देर वेट करना पड़ा आपको? तो अवेलेबल थी उनके पास, अवेलेबल थी, ऑन स्पॉट था वो. तो फिर मैंने देखा कि नहीं, ये कलर भी ठीक है, बहुत सुंदर कलर है, तो डेटोना ग्रे कलर मैंने लिया. और इसकी डिलीवरी मुझे आफ्टर रजिस्ट्रेशन 7th of अगस्त को मुझे मिल गई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नंबर प्लेट दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नो नहीं है? प्रॉब्लम, नो. सुपर. No तो कितने में ली आपने ये कार? ये ऑन रोड प्राइस विद एक्सेसरीज, फ्यू एक्सेसरीज, मुझे 13,30,000 रुपए की पड़ी. 13,30,000 की पड़ी. सो इस प्राइस में सबसे पहली बात तो ये मैं आपको पूछना चाहूंगा, ईवी क्यों लेना चाह रहे थे? इस प्राइस में तो एक अच्छी खासी एसयूवी का पेट्रोल वाले वेरिएंट का बेस मॉडल आया था, तो क्या पेट्रोल गाड़ी कंसिडर की थी या फिर अपने टाटा पंच ईवी पर या फिर ईवी पर ही दिल आ गया था, ये बताइए. नहीं, एक्चुअली मेरे पास इसके पहले एक गाड़ी था, पेट्रोल का ही था, वो भी टाटा का ही था, टाटा इंडिका V2.
अच्छा, तो टाटा के आप लॉयल कस्टमर हैं। हाँ, वो पहले से ही मेरे पास था। सुपर। तो टाटा इंडिका V2 था मेरे पास, तो उसको मैंने बहुत चलाया और मतलब बहुत प्यारी गाड़ी थी। कितने साल चलाया उसको? उसको उसको मैंने 12 साल। ऑलमोस्ट, हाँ। ठीक है। तो उसको मतलब चलाने में कोई दिक्कत नहीं, पावर बहुत अच्छा देता था और टाटा का गाड़ी है, बॉडी बहुत सही था। तो उसके बाद मैंने जब ये ईवी के लिए मुझे बहुत पहले से ही शौक था, कि शौक क्या, मुझे कैलकुलेशन करने के बाद सही जब बात है। समझ में आया कि पेट्रोल और डीजल का से मुझे ईवी ज्यादा किफायती पड़ेगा। सो ईवी लेना था, ये पक्का है। हाँ, ये पक्का था। तो बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में भी यही डाउट है कि उनको पेट्रोल लेनी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक कार लेनी चाहिए। ये भी इस वीडियो पे फिर डिस्कस करेंगे गाइज। आपके संग ने मैंने बहुत सारी वीडियो जैसे बनाई है जहां पर ही मैंने ये डिस्कशन किया है, पर चलो इसको लेकर भी हम डिस्कशन करते हैं। फिलहाल गर्मी बहुत है, एज यू कैन सी हमारे पसीने जो हैं वो छूट रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर चलते हैं और जी, बाकी की ओके। बातें गाड़ी के अंदर करते हैं। लेट्स गो। चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और विप्लव सर से कुछ और क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। सो दादा, जैसा कि हम समझ रहे थे कि आपको ईवी गाड़ी ही लेनी थी, तो आपने ईवी ली, बट 13 लाख में आपको और क्या क्या ऑप्शन इन 2024 जुलाई हाँ जी। में क्या क्या और ऑप्शन जो था वो मिल रहा था आपको? देखिए, मुझे एक्चुअली अदर ब्रांड्स में जाना ज़्यादा पसंद था भी नहीं, और मुझे आइदर टाटा या फिर महिंद्रा में से लेना था। महिंद्रा मतलब XUV 400। हाँ, वो उस XUV वक्त कितने प्राइस में आ रही थी? नहीं, मतलब पेट्रोल डीजल का बात करूंगा। Okay. जो ऑप्शंस अवेलेबल की बात करें, All right. पेट्रोल डीजल में भी अगर जो ऑप्शन थे उसमें भी मुझे, या ईवी का जो भी है उसमें मुझे टाटा और महिंद्रा पे ही जाना था। ओके। तो महिंद्रा के पास तब एक ही गाड़ी था, XUV 400। तो उसका रिव्यूज मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और मतलब वो उसके कितने की जो पड़ रही थी वो? मुझे जो मैंने उनसे एक बार पूछा था, बात किया था, तो उनको मुझे दे रहे थे 14,75,000 के आसपास। सो अराउंड 1 लाख रुपीज हाँ। मोर देन दिस। और ये कौन सा मॉडल है वैसे? आप हमने ये तो बोल दिया कि हम पंच ईवी में है, बट आपको मॉडल बताना बहुत हाँ, जरूरी है। ये मेरा है पंच एडवेंचर LR। एडवेंचर LR जो है आपका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी, करेक्ट। सो गाइज, अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो पंच का है वो कौन सा है, वो पंच LR ही है। इसका एक अलग से हम वॉक अराउंड बना देंगे इस वेरिएंट का, उसको हम चैनल पे अलग से पब्लिश कर देंगे, इस वीडियो के संग उसको मिक्स नहीं करेंगे। सो सब्सक्राइब करते के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, सो दैट उसकी नोटिफिकेशन आप तक जो है वो पहुंच जाए टाइम से। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिक्वायरमेंट थी क्या एक गाड़ी में, कि कुछ कुछ चीज़ें जो है वो तो होनी चाहिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं होने से चलेगा? देखिए, सबसे पहला चीज़ था कि जो बेसिक नीड होता है कि मेरा गाड़ी, सबसे पहला कि ईवी गाड़ी ऑटोमेटिक है, ऑफ कोर्स। और पेट्रोल गाड़ी मेरे पास थी। जी। गियर गाड़ी, और मैं सिटी में रहता हूँ, गियर गाड़ी चलाने में जो सिटी में ट्रैफिक में इतना प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल। उसकी वजह से एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी भी थी, और ईवी ऑटोमेटिक में ही आती है। जी। तो ये बेस्ट ऑप्शन था, और उसके साथ मुझे ये डिस्प्ले चाहिए था, जी, ऑफ कोर्स। इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये अपना 7 इंच का, आई हाँ, ये बिलीव 7 इंच का, 7.1 इंच मैंने का। भी इसको यूज किया एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। बहुत हाँ, अच्छा है इसका smooth टच है। रिस्पॉन्स। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कभी मेरे साथ तो कभी बग्स इशू या फिर लैग नहीं है। करेक्ट। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, सो सॉरी गाइस टू इंटरप्ट, बिकॉज हमारे स्क्रीन पे अगर दर्शक वंडर कर रहे होंगे कि विप्लव दा से तो बात कर रहे हैं, पीछे मैम कौन बैठी है, तो एक क्विक इंट्रोडक्शन अगर इनका दे दें, वरना ऐसा लगेगा कि मैम को हमने जबरदस्ती का वीडियो में खींच लिया है। सो हाँ, तो पीछे बैठी है वो मेरी वाइफ है। लास्ट इसी 2024 दिसंबर में हमारी शादी हुई। अरे क्या बात है, गाड़ी खरीदी फिर शादी भी कर ली। हाँ जी। मतलब शादी इसीलिए की कि मैम आपने शादी इसीलिए की क्योंकि अब इन्होंने ईवी खरीद ली? नहीं, उससे पहले तो रजिस्ट्री हो चुका था ना। रजिस्ट्री हो चुकी हाँ, थी। रजिस्ट्री हम लोग का लास्ट ईयर तो अप्रैल में हुआ था। बट रियली स्वीट ऑफ यू टू कम ऑल द वे। आपने देखा हमारा चैनल वीडियो? नहीं, लेकिन अब घर जाके मुझे देखती। फ्लॉप फ्लॉप। चलो कोई बात नहीं मैम, थैंक यू वंस अगेन आपको भी आने के लिए। सो वीडियो पे अगर आप डोंट माइंड, आपको अगर वीडियो पे आओगे तो प्रॉब्लम नहीं है ना? कूल। सो हम जो पूछ रहे थे उस पे वापस आते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको ज़रूरी था। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक तो ईवी होती है, इसके अलावा इसके अलावा मुझे पार्किंग कैमरा चाहिए था।
तो इसमें 360 डिग्री आता है या रेयर? 360 डिग्री नहीं आता, इसमें बैक कैमरा आता है, तो दैट इज इनफ फॉर मी। बट मुझे जो लगता है सबसे मेन जरूरत जो ईवी में होती है वो है रेंज। हाँ। तो रेंज की हम बात करेंगे, जैसा आप जानते हो कि रेंज की बात हम स्टार्टिंग में नहीं करते हैं, टुवर्ड्स द एंड करते हैं। बट अगेन लेट्स ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में चल रहा है, विप्लव दा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे से एकदम छोटे हैं, विप्लव सर आपको जरूर बोलूंगा बिकॉज आप मेरे से मतलब पदवी में बहुत ऊंचे हैं, आप डॉक्टर हैं। नहीं सर, सो जो मैं पूछना चाहता था, उस वक्त विंडसर ईवी लॉन्च होने का बात जो थी वो स्टार्ट हो गई थी जुलाई में। सो मच सो आपने 7 अगस्त बोला कि आपने डिलीवरी ली, तब तक तो विंडसर लॉन्च होने को आ ही गई थी। विंडसर लॉन्च हुई है शायद 2 सितंबर के आसपास। करेक्ट, बट इसकी बातें जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो यू डिड नॉट वांट टू वेट फॉर विंडसर कि वो इतनी बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं लगा? क्योंकि आपको क्या लगता है ये गाड़ी छोटी है आपके लिए कि क्या, मतलब थोड़ा सा इस बारे में नहीं, फॉर मी इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड इनफ। आपकी क्या हाइट है इफ यू डोंट माइंड? मैं 5 फुट 5 इंच। 5 feet 5। So guys, this is interesting. This is not only interesting but very intelligent. You need to buy the car as per your needs and requirements. Knee room comfort आपके हिसाब से भी बहुत डिपेंड करता है। So sir is 5 foot 5, ma'am is roughly close to his height only. फैमिली में और कौन बैठता है गाड़ी में? फैमिली में पापा बैठते हैं 5 फुट 7 इंच के आसपास। So everybody is comfortable. स्पेस मैनेजमेंट के हिसाब से इवन I am 6 foot, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सीट को पूरा पीछे करके, मैं चाहूँ तो और आगे कर सकता हूँ, बट ठीक है, स्पेस मामले में मुझे नहीं लगता है दिस इज लेस। सो विंडसर, जैसा मैंने पूछा कि विंडसर लेने का मन में ख्याल नहीं आया? विंडसर एक्चुअली पहले तो वो स्पेस में और ज्यादा होती ना? स्पेस तो ज्यादा होता है, वो रेंज में भी ज्यादा होती रेंज में इससे ज्यादा नहीं। अच्छा रुक जाओ, रेंज की बात नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। हम रेंज की बात करेंगे गाइस, बिकॉज यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ओनरशिप रिव्यू का कि रेंज सुनकर आप जो है वो चौंक जाओगे। सो वेट करो, बताते हैं आपको क्या रेंज सर निकालते हैं अपनी इस गाड़ी से। यस, तो विंडसर हाँ वो पता है, पीछे सीट्स बहुत कुछ नहीं है, रिक्लाइनेबल सीट्स हैं उसमें, पीछे बूट स्पेस अच्छा खासा है, क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी है, तो इससे ज़्यादा बड़ी भी है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए भी नहीं घर में, क्योंकि पार्किंग स्पेस का भी प्रॉब्लम है। एक्सीलेंट। फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ पे पार्किंग स्पेस का प्रॉब्लम है। और फिर बात यह है कि मुझे एमजी में जाना भी नहीं था, मुझे टाटा महिंद्रा में ही चाहिए था, इसलिए मैं इंडियन मोस्टली। देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस कि इंडियन हो या चाइनीज हो या अमेरिकन हो या जर्मन और यूरोपियन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं टैक्स देता हूँ, टैक्स के बाद मेरे पैसे हैं, मुझे जहां पर अपने पैसों का सबसे ज्यादा वर्थ लगेगा मैं वही खरीदूंगा। सो फेयर इनफ, ये तो समझ गए कि आपको क्लियर जो था वो समझ में आ गया था, पंच ईवी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। एनी रिग्रेट्स? नो रिग्रेट टिल डेट। नो रिग्रेट टिल डेट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट almost 1 year. Almost 9 months. Almost 9 months. And how much have you driven? 15,352. So do you take it on long drives? 3 to 4 times. So now this is also interesting guys, because Calcutta में, बंगाल में गाड़ियाँ इतनी नहीं चलती है, like your Delhi और your South और उड़ीसा में बहुत चलती है, but West Bengal में इतनी नहीं चलती, कैलकाटा में उतनी नहीं चलती है। बहुत चली है, almost 2000 kilometers monthly. It's a big deal, right? सो उसकी हम बात करेंगे बहुत जल्द। बट एक और क्वेश्चन है, नेक्सॉन का भी तो बेस मॉडल आ रहा था, क्रिएटिव या फिर प्योर। रेंज प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्सॉन की रेंज तो मतलब इस रेंज पे जो नेक्सॉन आ रही थी वो मुझे मीडियम रेंज वाली मिल रही थी। उसमें फीचर्स भी है, फीचर्स प्लस रेंज जो है मीडियम रेंज का। नेक्सॉन मीडियम रेंज से इसका लॉन्ग रेंज का रेंज ज्यादा है। अंडरस्टूड। सो नेक्सॉन का एमआर आ रहा था, इसमें अपने को एलआर। तो एलआर में कितने किलोवाट की बैटरी पैक है? इसमें 35 किलोवाट की बैटरी है। 35 किलोवाट की बैटरी पैक है। मैं बात करना चाह रहा हूँ रेंज की, तो चलो पहले रेंज की बात कर लेते हैं, देन यू नो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोज एंड कॉन्स आफ्टर द रेंज, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है। सो कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी 421 क्लेम करती है, और उसके बाद फिर रिवाइज किया था, कौन सा उस पे था वो याद नहीं है। yes. तो उस पे रियल लाइफ रेंज के बारे में जब बोला तो उसमें ऑलमोस्ट 370 या 380 के आसपास क्लेम किया जा रहा था। आप एसी ऑन करके कार चलाते हो? हाँ, गर्मी में तो फुल एसी ऑन। ठंडियों में? ठंड में ऑन एंड ऑफ। मुझे ठंड पसंद है, इसलिए मुझे ठंड में जरूरत थी। कांच खोल के चलाते हो, बंद करके चलाते हो? गर्मी में तो फुल कांच बंद के चलाते। तो क्या रेंज मिलती है? गर्मियों की ही बात बताओ।
गर्मी अभी? में अभी जो है, अभी मुझे ऑलमोस्ट 280 to 300 इजीली मिल जाता है विद एसी ऑन 24 डिग्री पे आराम से मिल जाता 280 to 300? है almost। यार मेरी नेक्सॉन 300 दे रही है। आप अभी देख लीजिए, मेरा 69% बैटरी बचा हुआ है, हाँ। अभी रेंज दिखा रहा है 185 किलोमीटर। पर बहुत लोग बोलते हैं एमआईडी में जो रेंज दिखाता है वो, इसमें एक चीज और आपको देखना पड़ेगा, एईसी मेरा बिल्कुल। 108 हाउ है। इज दैट पॉसिबल? मेरा एईसी मैं मिनिमम ऐसा- 72 तक लेके गया हूँ। ऐसा क्या And करते हो? ऐसा करते क्या हो जो इतना कम एसी इतनी ज्यादा रेंज कैसे मिलती है? वो हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। बट लॉन्ग ड्राइव और सिटी ड्राइव में सबसे ज्यादा कंफर्ट क्या होता है इस कार में? मतलब सिटी में ज्यादा कंफर्ट लगता है कि लॉन्ग ड्राइव में? लॉन्ग ड्राइव में कैसा कंफर्ट है, सिटी में कैसा कंफर्ट है, ये बताइए। सिटी में तो बम्पर टू बम्पर जो चल रहा है गाड़ी, नो इशू है, फैबुलस, हाँ कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। जी चल रहा है, ब्रेक छोड़ो, गाड़ी आराम से निकली, जी, ट्रैफिक आया, ब्रेक दबाओ, रुक गई गाड़ी। वेरी गुड। लॉन्ग ड्राइव पे थकान ऑलमोस्ट, मैं इस गाड़ी को मतलब मिडिल में 1-2 घंटे चार्जिंग को छोड़ के कंप्लीटली 850 किलोमीटर एट स्ट्रेच चला हुआ मैंने एक दिन में? एक दिन। एक दिन मतलब एट अ स्ट्रेच? 16 hours 16 hours? 16 to 17 hours। You drove this car for 16 hours straight for approximately 850 kilometers. बीच में मुझे 2 बार चार्ज करना और पड़ा। बीच में 2 बार चार्ज किया था आपने? कहाँ गए थे मतलब ये? मैं गया था कार्शियंग गया था। करसियोंग गए थे। तो पीपल फ्रॉम इंडिया, इफ यू डोंट नो वेयर करसियोंग इज, दार्जिलिंग के पास। दार्जिलिंग के पास में करसियोंग। आसाम तो नहीं, उसको वेस्ट नहीं, बंगाली, आसाम, वेस्ट बंगाली आता है, बट वेस्ट देन थोड़ा बंगाली। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट बन जाता है नॉर्थ करसियोंग। बंगाल का पार्ट। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। कभी आए तो डेफिनेटली विजिट करें दार्जिलिंग, करसियोंग। वो तो पूरा पहाड़ी एरिया, पूरा वहाँ पे बहुत फुल ऑफ खूबसूरत। रोडिंग हुआ है गाड़ी। हाँ वही तो, ऑफ रोडिंग हुआ है, प्लस हिल्स पे जब चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, उस पे क्या एक्सपीरियंस था? कितना आसानी से ये हिल्स पे चली जा रही है? और मैंने सिलीगुड़ी से गाड़ी को चार्ज किया फुल। चलिए। वहाँ से कार्शियंग जो था, कार्शियंग में मैं जा रहा था सीटोंग। सीटोंग का सबसे टॉप हिल पे मेरा होम स्टे था। वेरी गुड। उससे ऊपर कुछ है भी नहीं, होम Okay. स्टे भी नहीं है। हाँ ऑलमोस्ट आपका है कितना, ऑलमोस्ट 6,500 फुट के ऊपर है ठीक है। सी लेवल से। तो उस साइड पे वहाँ सिलीगुड़ी से ऑलमोस्ट 62 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस था। तो पहली बार जो मतलब जो मेन रोड, कितने लोग जा रहे थे? गाड़ी फुल लोड, गाड़ी- 5 लोग। 5 लोग? ये तो 4 सीटर है कि 5 लोग बैठ गए आराम से? आराम से। इवन मैं तो हमेशा लॉन्ग ड्राइव पे 5 लोग ही जाते हैं, हम लोग का 5 लोगों का ग्रुप ही है पूरा। तो बोलते हैं यार कंफर्ट नहीं है, स्पेस नहीं है, एंड ऑल मेरे दैट। साथ जो फ्रेंड जाता है, हाँ मतलब हम दोनों तो छोटे हाँ। छोटे हैं, बच्चे टाइप के हैं। लेकिन मेरे साथ और जो 3 लोग जाते हैं, तो मेरा दोस्त है, उसका हाइट है 5 फुट 11 इंच। फोटो अगर होगा तो दीजिएगा, मैं हाँ, आपको बिल्कुल, स्क्रीन पे बिल्कुल, शेयर कर दूंगा। बिल्कुल। हाँ 5 फुट 11 इंच उसका हाइट है, हाँ ऑलमोस्ट 6 फुट के आसपास। दूसरा उसकी जो गर्लफ्रेंड मतलब हाँ भी है, हाँ। तो वो भी हमारे साथ ही जाती है। वुड भी है ना, पता लगा गर्लफ्रेंड बोल के उनके फैमिली के सामने में अपना नहीं, पुल, कोई दिक्कत ऐसा नहीं ना? आप बस दिखाइए, ठीक है, कोई अच्छा। दिक्कत- वो फ्रेंडशिप अपनी है। ओके ओके। ठीक है, तो और एक फ्रेंड है, उसका वो हाइट में मेरे से थोड़ा सा हाँ। बड़ा है, लेकिन उसका वेट और हेल्थी बहुत है। हाँ, इज अ बिग गाय। हाँ, ऑलमोस्ट ही इज अ बिग गाय। बिग गाय। बिग गाय, ओके। ठीक है, तो फोटो देखेंगे तो समझ में हाँ। आ जाएगा। तो मैं और मेरा दोस्त सामने बैठते हैं, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त की वुड भी, और वो मेरा पीछे एक और बैठते दोस्त है, हैं। वो तीनों पीछे बैठते हैं। क्या बात है। कंफर्टेबली हम लोग, ये अभी लास्ट जो हम लोग ट्रिप करके आए जी। हैं अलीपुरद्वार और हाँ। असम का, भूटान भी गए थे हम कितने लोग। किलोमीटर का टोटल ट्रिप था? ये ऑलमोस्ट हम लोग का ट्रिप था 2048 किलोमीटर का, 2048। ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की ट्रिप कितने दिन में की आपने? वो तो वहाँ पे जाके हम लोग स्टे भी किए थे, तो Okay. ऑलमोस्ट 1 वीक। सो अमेजिंग। सो गाइस, पॉइंट ये है कि इन्होंने पंच ईवी के संग में लॉन्ग ट्रिप्स भी कर ली और सिटी में तो चलाते ही हैं। सो कंफर्ट वाइज इनका कहना है इट इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर बट ऑल्सो फॉर द पैसेंजर्स, को ड्राइवर एज वेल एज द पैसेंजर सिटिंग एट द बैक। आप अगर पंच ईवी चलाते हो तो आप मुझे बताओ आपका क्या थॉट है, आप इनसे अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम कैलकाटा एंड इफ यू वांट to be featured on this brother's channel, I would love to meet you, know your experience with your EV and share it with the community. यही मेरा काम है। Okay, so superb. So comfort भी हो गया, but ऐसा कुछ तो होगा जो इस कार के बारे में आपको पसंद नहीं है। Before we come to the main ticket की रेंज कैसे ज़्यादा लेकर आते हो और सर्विस कैसी है,
गाड़ी की थोड़े प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। सो प्रोज में बताइए कुछ क्या है। देखिए, गाड़ी के तो प्रोज बहुत सारे हैं। हम्म। मुझे जो चाहिए था इस गाड़ी में मिला। हम्म। डिस्प्ले चाहिए था, कैमरा चाहिए था, ऑटोमेटिक चाहिए था, रेंज मेरे हिसाब से हम्म, जितना हम्म। चाहिए था मुझे मिल रहा है। तो प्रोज मेरे लिए तो बहुत सारे हैं। जी। कॉन्स में मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कॉन्स बताऊं तो क्या बताऊं। चलिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास इतने लोगों का हाँ, मैसेज हाँ, आता है, उससे कॉल उससे आता है, बेटर आइडिया होगा उससे कि मैं क्या बताता हो हूँ। सकता सबसे पहला कौन जो है वो एरर क्या आता है कुछ गाड़ी में। हाँ। है। एचपी क्रिटिकल एरर। हाँ। हाँ, ये मेरे साथ एक बार हुआ है। हाँ। एक बार हुआ था, गाड़ी इमीडिएटली मतलब ड्राइव मोड पे नहीं जा रही थी, लेकिन फिर मैं आपके ग्रुप में था, व्हाट्सएप चैनल, तब आपका व्हाट्सएप चैनल था। हाँ तब व्हाट्सएप था। तो उसमें मैंने ग्रुप में मैसेज किया। हाँ। तो वहाँ से एक हरियाणा के एक सर थे, उनका नंबर मुझे मिला। जी। तो उन्होंने ओवर द फोन कांटेक्ट करके हाँ। मुझे कुछ टिप्स दिए कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रबल शूटिंग किया। ट्रबल शूटिंग करने का। हाँ। लेकिन वो एचवी क्रिटिकल एरर गया नहीं था। हाँ। वो मुझे जस्ट वहाँ से, क्योंकि मैं बीच में अटक गया था, जी। तो वहाँ से मुझे सर्विस सेंटर या घर तक पहुँचने के लिए जो ट्रिक था हाँ कि ये शेयर कीजिए प्लीज। गाड़ी हाँ। चलेगा, हाँ। घर तक आप पहुँच जाओगे, हाँ लेकिन गाड़ी चलेगा लिम्प मोड पे। लिम्प मोड पे चलेगा, मतलब नो एसी। 59 नहीं, एसी चलेगा। अच्छा स्पीड इज लिमिटेड, चलेगा। 59 किलोमीटर चलेगा पर नो आवर। प्रॉब्लम, गाड़ी चलनी चाहिए। गाड़ी तो चलेगी। ऐसा क्या किया था। तो उसमें उन्होंने बोला कि सबसे पहले गाड़ी ऑफ करना है, चाबी को गाड़ी के रेंज से थोड़ा दूर लेके जाओ, फिर गाड़ी के पास आओ, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठने के बाद ब्रेक पेडल को बहुत हार्डली प्रेस करना है। हार्डली प्रेस करने के बाद पुश जो हम स्टार्ट लोग स्टॉप पुश बटन। स्टॉप बटन को हम लोग तो नॉर्मली अगर जी। करना हो तो 3 बार दबाना पड़ता हाँ है। करेक्ट। एक बार एक्सेसरीज, एक बार इग्निशन ऑन, फिर गाड़ी स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट। हाँ। लेकिन उन्होंने बोला कि जब ब्रेक पेडल दबा के हार्ड पुश करके आप कंटिन्यूअसली फॉर 3 to 4 सेकेंड पुश बटन को दबा के रखो। मतलब प्रेस एंड होल्ड। हाँ, प्रेस एंड होल्ड हाँ। करके रखो। आपका गाड़ी, क्योंकि मेरा उस समय पे रेडी मोड पे नहीं आ रहा, हाँ। ठीक है, तो आपका गाड़ी रेडी मोड पे आएगा। उसी समय इमीडिएटली आपको ड्राइव मोड पे ब्रेक को छोड़ना नहीं है। अच्छा। इमीडिएटली आपको ड्राइव मोड पे लाना पड़ेगा। हाँ। उसके बाद आप ब्रेक छोड़ो। और ये काम कर गया। ये काम कर गया। क्या बात है यार। उनका नाम बता पाइएगा। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, हरियाणा से थे, इतना याद थैंक यू है। बोल दीजिए वो अगर वीडियो देख थैंक यू रहे फॉर हेल्पिंग मी एट दैट टाइम। मतलब सच में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन हाँ, एचवी क्रिटिकल एरर गया नहीं था। गया नहीं था। हाँ। फिर सर्विस सेंटर वालों ने फिर क्या उस बोला। सर्विस सेंटर पे गया था। सर्विस सेंटर वालों ने बोला था कि मेरा जो बैटरी है और मोटर है उसके बीच में जो एचवी केबल्स होती हैं, उस केबल में एक केबल का कनेक्शन में भी लूज हो गया था। उस पूरे सॉकेट को उन्होंने चेंज कर दिया था। कितने दिनों में किया। 2 दिन। कितने रुपए लिए। कुछ नहीं लगा। कुछ भी नहीं। तो सर्विस की जब बात हो गई है, उसके पहले गाइज वंस अगेन as I said, that's the whole point of me building the community. Become a part, be a part. It costs you nothing. All you need to do is like the video, subscribe to the channel, and there's a link in the description to our Telegram. पहले WhatsApp हुई करती थी, but क्यों हमने चेंज किया वो बता दीजिए कि WhatsApp से Telegram में क्यों आए। उसमें तो नंबर ऑफ पीपल्स व्हाट्सएप में उतने ज्यादा नहीं रहते। 2500 प्लस अभी हम लोग हैं हाँ। वहाँ पर पैन इंडिया। सो प्लीज यू वेलकम, मोर देन हैप्पी टू ऑन बोर्ड यू। सो सर्विस की जब बात हो गई है, सब कोई मैक्सिमम लोग जो मेरे पास आते हैं वो एक ही कंप्लेन लेकर आते हैं कि सर्विस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग विद टाटा। शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। मैं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं जहाँ पे सर्विस कराता हूँ उसका नाम ले भी सकता हूँ। बिल्कुल लीजिए। बारासात का है, लेक्सस मोटर्स में मैं जाता हूँ। ओह वाह, वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी यादें हैं। हाँ, वहाँ पे उस एरिया में, बारासात बैरकपुर एरिया में, वहाँ पे वही है जो ईवी सर्विस करते हैं। तो वहाँ पे ये मेरा 3rd सर्विसिंग हो चुका है गाड़ी। तो 1st 2nd सर्विस तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब जी। एक दिन में सुबह गया, शाम को वो लोग हॉस्पिटल में मुझे गाड़ी ड्रॉप कर देते। तो नो प्रॉब्लम, एकदम बहुत स्मूथ था। घर से लेके जाते हैं, जगह से ड्रॉप कर देते हैं। और 3rd सर्विसिंग के टाइम पे एक्चुअली मेरे साथ एक मिसहैप हो गया था कि मेरे गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आपने किया, किसने किया, हुआ कैसे? एक्चुअली हुआ ये कि मैं जब फ्लैट में जिस एरिया पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है उस रोड पे। तो फ्लैट में जब टर्न इंडिकेटर देके घूम रहा था तो एक जोमेटो वाला मोबाइल में देखते हुए तो क्या हुआ, मतलब फिर आप लेकर गए और वहाँ हाँ, पर एक्सपीरियंस क्या था सर्विस तो सेंटर वहाँ पे मैंने एक्चुअली जब ये लगा था तो मैं वहाँ पे गया तो उनको बोला था कि आप पार्ट्स मंगवा के रख लो, फिर मैं
डिलीवरी देने आऊँगा। तो 2 दिन में उन्होंने पार्ट्स भी मंगवा लिए। ओके तो उसके बाद फ़ोन कर दिया, तो मैं गया वहाँ पे डिलीवर मतलब दिया। उसके साथ ही मेरा ऑलमोस्ट 14.5 से 15,000 पे 15,500 पे थर्ड सर्विसिंग होनी थी। तो मेरा ऑलमोस्ट हो भी गया था। तो मैंने बोला थर्ड सर्विसिंग भी एक साथ ही करवा लेते हैं। कितने दिन लगे टोटल? हाँ, टोटल मुझे लग गए 12 दिन। क्या बात कर रहे हैं, एक बम्पर चेंज करने में? और ये हाँ, इसमें ऐसा क्यों? प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस दिन गाड़ी दिया उसके अगले दिन सर्विसिंग हुआ। फिर उसके अगले 2 दिन में वो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम वगैरह हो रहता है, वो अप्रूवल आना ओके। रहता है। अप्रूवल विदाउट तो अप्रूवल डिले कहाँ से दिया है, इंश्योरेंस कंपनी की या फिर सर्विस सेंटर की? अब डिले तो इंश्योरेंस कंपनी का, वो डिले है कि नहीं वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उनका इंश्योरेंस का हो सकता है प्रोसेस whatever। होगा, अपना हाँ, जो प्रोटोकॉल्स भी है। होंगे। हाँ तो वहाँ पे 2 से 3 दिन वहाँ पे गया। बम्पर जब उन्होंने चेंज किया तो उसके बाद 2 दिन बाद मेरे पास फोन आता है कि सर आपका हेडलाइट का फ्रेम टूटा हुआ है, अच्छा ओके। अब हमको हेडलाइट भी ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला जब इंश्योरेंस पे हो रहा है तो चलो हेडलाइट भी चेंज कर दो। जी, तो बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। है कि हेडलाइट आने में देरी हुआ। तो ऐसा नहीं था कि आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते हो क्या कि हेडलाइट फिलहाल जो है वो तो काम कर ही रहा है, एक बार के लिए दे दो, जब हेडलाइट आएगी तो चेंज कर दो? फिर उनको खोलना पड़ता, फिर मुझे गाड़ी देनी पड़ती। तो यू आर ओके विद द वेट? हाँ, फिर मतलब पहले नहीं लगा था कि इतना ज्यादा वेट, क्योंकि हेडलाइट आने में ऑलमोस्ट 6 दिन टाइम लग गया। देखो गाइज, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम सब बोलते हैं कि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक BYD जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, उनकी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, MG, Hyundai, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल कंपनीज they do have parts available but not necessary those parts are available at the service center. बट ऐसा नहीं है क्या कि उस सर्विस सेंटर के पास नहीं थी तो किसी और सर्विस सेंटर के पास नहीं हो? इस तरह की प्रोबिंग नहीं की गई? मतलब ऐसा पूछना चाहिए कि आपके पास नहीं है, दूसरे सर्विस सेंटर के पास है कि नहीं, ये पता करो। बिकॉज समटाइम्स आई फील कि टाटा को हल्का सा जरा पुश करोगे तो दे गेट द बॉल रोलिंग। आई अंडरस्टैंड उनके पास मैन पावर वर्सेस कार का जो इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो रेशियो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। हाँ, मुझे जो फील होता है, तो उनको कभी कभी खुद एक सजेशन वाइज आपने ऐसा कुछ दिया? नहीं तब नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी नहीं था। और ईवी के बाद आई एम ऑलमोस्ट यूज्ड टू ऑफ ड्राइविंग द ईवी। मैंने बाइक चलाना छोड़ दिया। So you have a bike also? आई हैव बाइक ऑल्सो, बट मैंने बाइक चलाना नहीं, क्योंकि बाइक मुझे ज्यादा महंगा पड़ रहा है ईवी चलाने से। चलो तो क्विकली समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या बातें की है। सो he loves driving the car, he loves the comfort of the car, he loves whatever features which are there in the car is appropriate for him, और वो बहुत खुश हैं उससे। सर्विस को लेकर भी ये बिल्कुल हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, कोई प्रॉब्लम जो मुझे नहीं दिख रही है। जो थोड़ा बहुत जो डिले था, इट कैन बी वर्कड ऑन, आई एम प्रीटी श्योर। मैंने अभी तक फेस नहीं किया, हो सकता है कि मैं यूट्यूबर हूँ बोल के वो थोड़े से चौकन्ने हो जाते हैं, हो सकता है, और मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। बट देन अगेन मुझे कोई फंडामेंटल इशू नहीं लगी है टाटा के सर्विस में इस तरह से। मुझे लोगों से प्रॉब्लम होती है जो कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते हो, बताते नहीं हो, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बट सो you were driving a petrol, now you've driven enough EV, will you ever go back to petrol car? Never? No. मतलब तय है ये? एकदम तय है। आप बताओ, आप इनसे अग्री कर? मैं तो बिल्कुल, अरे मैं गारंटी देता हूँ, एक बंदा जो ईवी चला लिया एकदम बिल्कुल, वो पेट्रोल पे जाने से नहीं गए, कभी नहीं जाएगा। क्यों? व्हाट आर दोस की रीजंस कि अब आप पेट्रोल पे नहीं जाओगे? इज कॉस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन? कॉस्ट तो वो है, वो तो पहले ही कॉस्ट मैंने कैलकुलेट किया बोल के मैंने ईवी लिया, वरना मैं लेता ही नहीं। फेयर इनफ। लेकिन ईवी चलाने के बाद मेरे दोस्त की गाड़ी है, मैंने पिछली गाड़ी बेच दी वैसे जो भी है, तो सेल आउट कर दी। तो मेरे दोस्त की भी गाड़ी है, तो उसका पेट्रोल है, किसी का डीजल है। तो लिटरली जब मैं उसको चलाता हूँ, आई एम वेरी मच, मतलब टेंशन आ जाता है कि भाई मैनुअल क्लच ब्रेक ABC करो। मतलब पहले वही चलाता था, हाँ। लेकिन अब इस पे शिफ्ट होने के बाद वो चलाने में सच में दिमाग में मतलब बहुत कुछ रखना पड़ता है कि हाँ, टेंशन आ जाता है कि भाई हाँ, अब क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, ब्रेक है, इसलिए जो कंफर्ट इसमें है वो नहीं। कंफर्ट का तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बट कॉस्ट का क्या? हाउ मच इज इट कॉस्टिंग यू? कहाँ चार्ज करते हो? क्या पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ रहा है? अभी तो मेरे घर पे 3.3 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है, विच इज गुड इनफ। कितने घंटे में चार्ज होती है ये? मेरा ऑलमोस्ट 13 से 13.5 घंटे लेती है। गर्मियों में? गर्मियों में कि नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली, मतलब 15 से 100 होने में। 15 से 100, तो 13 से 13.5 घंटे। घर पे 3.3 है और
कितने फ्रीक्वेंसी में चार्ज करते हो? वंस इन अ वीक। वंस इन ए वीक हमेशा 100 करते हो या फिर नहीं, कभी कभी मैं 80 तक ही रखता हूँ। कभी कभी 80 रखते हो? ऐसा क्यों? जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं कि LFP बैटरी को हमेशा 100% चार्ज करना चाहिए, सो इफ यू आर नॉट डूइंग इट, व्हाट कुड बी द रीजन, और आपका क्या फंडामेंटल? देखिए, जैसे बैटरी का टेक्नोलॉजी LFP में, हाँ ठीक है, मतलब बैटरी का हेल्थ सबसे बेस्ट 20 to 80% के बीच में रहता है। बेस्ट परफॉर्मेंस आपको Best वही performance मिलती है, उसी में करेक्ट मिलता है? हाँ, कभी कभी 100% मैं लेके चला जाता हूँ। एवरी ट्वाइस और थर्ड वीक पे मैं 100% कर देता हूँ। Okay, so basically what you are doing is he is following a cycle of, I believe, 2 or 3+1, which is basically even with the AC charging, AC slow charging, ये 80 तक ही चार्ज कर रहे हैं और every second, third या फिर fourth साइकिल पर ये 100% कर दे रहे हैं. That also works. I think that also works. So per किलोमीटर कॉस्ट क्या पड़ रहा है? अभी अगर मैं पूरे 15,000 किलोमीटर की बात करूं तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 रुपए के आसपास पड़ा होगा। 1.5 रुपए के आसपास? मतलब ट्रेवल वगैरह सब कुछ लेके। नहीं, घर पे, मतलब घर पे अगर करता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 80 पैसे के आसपास पड़ता है। 80 पैसा? 80 पैसा बिकॉज ऑफ द गुड रेंज दैट यू आर हाँ, गेटिंग, ऑब्वियसली। हाँ। तो चलो अभी उतर आते हैं इस क्वेश्चन पर, हाउ आर यू गेटिंग सच अ गुड रेंज? कैसा क्या करना चाहिए हमें या फिर लोगों को जो ये रेंज जो है वो मिले? देखिए, सबसे पहले मेरा जो ड्राइविंग हैबिट है मैं वो बता देता हूँ कि मेरा रीजन लेवल हमेशा 2 पे रहता है। कितने रीजन लेवल है इस पे? 3? 1 2 3 एंड 0? 0। तो मेरा रीजन लेवल हमेशा 2 पे रहता है। ओके। और मेरा सिटी मोड पे हमेशा ड्राइव करता हूँ मैं। Always city स्पोर्ट्स मोड जब मेरा मन करता है, जब थोड़ा एंथुसियास्टिक, हाँ बिल्कुल। स्पोर्ट्स मोड, या फिर दोस्त लोग बैठे हुए हैं मजे करने हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल उस वक्त। बिल्कुल। इको मोड मैंने ऑलमोस्ट आज तक हार्डली 5 से 7 किलोमीटर चलाया होगा। वेरी गुड। तो ओके। इको मोड में कभी चलाता नहीं, सिटी मोड पे ही चलता है। AC 24 पे रहता है। फैन स्पीड 2 पे रहता है मेरा। और मैं हमेशा ख्याल करता हूँ कि मेरा एक्सीलरेशन ऐसा हो कि यहाँ पे जो एक है ड्राइव का बार आता जी है, हाँ 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 बिल्कुल, इसमें 2 एनर्जी बार जो है, एनर्जी बार, हाँ। लेकिन इसमें और टॉप मॉडल में डिफरेंस है। टॉप मॉडल में कंटिन्यू बार आता है, हाँ हाँ और इसमें फ्रेगमेंटेड बार आता है। हाँ, मतलब 1 2 1, मतलब 2, डॉट 3 डॉट 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 करके करके आता है, हाँ। तो मेरा हमेशा चलाने का ये सिस्टम है कि मतलब मैं जब भी एक्सीलरेट कर रहा हूँ 2 बार से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, भले ही आप 0.0 से फॉर एग्जांपल 0.0 से जब किया तब 2 से 3 चला जाए, हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन जब मैं मोमेंटम में हूँ अच्छा, तब मेरा 2 से ऊपर तो कभी नहीं जाना चाहिए। ओके ग्रेट, और जनरली मैं 1 पे ही रहता हूँ। वेरी गुड। मतलब कि आप मेंटेन करते हो, लाइट फुटेड, आप एक स्पीड को मेंटेन करके चलते हो। लेकिन वो ऐसा भी स्पीड नहीं क्या है है कि मैं 50-60 पे चल रहा हूँ। तो स्पीड क्या मेंटेन स्पीड करते हो? मेरा वही ऑलमोस्ट 70 to 80 के बीच में रहता है। हाईवे पर? हाईवे पे 80-85, उससे मैं ऊपर 90 नहीं? के ऊपर, उससे ज्यादा नहीं चलाता भी जाते नहीं हो। हूँ। सो आप बोल रहे हो कि आपको इस कार में 280 to 300 की रेंज जो है गर्मियों में मिल रहा है। विद AC मिल, तो ठंड में क्या मिल रही थी? ठंड में तो मुझे अप टू का छोड़ दीजिए, जनरली मुझे 350 to 370 मिलता है। जो नॉर्मल 46 किलोवाट की मेरी नेक्सॉन में मुझे जो मिलता है। एंड यू आर सेइंग ऑलवेज रीजन 2? हाँ, ऑलवेज रीजन 2। एंड यू यूज द सिंगल पेडल ड्राइविंग ऑफ यूजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करना, फिर ब्रेक यूज करते हो कि रीजन स्लो डाउन करने के लिए? रीजन स्लो डाउन। मेरा अभी तक इतना अंदाज हो गया कि सामने अगर स्पीड ब्रेकर बिल्कुल। आ रहा है कि मुझे कितने दूर पे मुझे बिल्कुल। एक्सीलरेटर छोड़ देना है, वो अंदाजा हो जाता है। वो हो गया। उतने पे मैं ब्रेक पेडल बहुत, जब तक मुझे हार्ड ब्रेकिंग नहीं करनी तब तक मैं ब्रेक पे पैर भी नहीं देता हूँ। तो चलो गाइज, ये वाला हम जरूर करेंगे एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेरे हिसाब से बेस्ट रेंज मुझे कैसे मिलती है इको मोड पे रीजन ऑफ करके। और मैं रीजन टॉगलर्स जो हैं, आपके यहाँ पर रीजन टॉगलर्स भी हैं, रीजन टॉगलर्स को मैं यूज करता हूँ स्लो डाउन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब 0 पे चला रहा हूँ, रीजन 0 पर, और मैंने देख लिया है कि सामने में कुछ ऑब्जेक्ट है, बम्पर बोलो, गाड़ी बोलो, तो मैं रीजन 1 फिर 2 फिर 3 गाड़ी को स्लो डाउन करने के लिए, और फाइनली ब्रेक का यूज करता हूँ टू अवॉइड कोलिजन। मैं ये यूज करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ विद द रेंज दैट आई एम गेटिंग। बट आई एम गोना ट्राई हिज सिटी एंड रीजन 2। मैं डेफिनेटली अभी नेक्स्ट साइकिल में वही ट्राई करूंगा, and I will share my experience with you to tell you. Now, देखो guys, I was just coming to that point. Your driving style will be unique to yourself because of how you drive, where you drive, and what conditions you drive. आपको रेंज मिलेगी डेफिनेटली, उसमें 19-20 का फर्क होगा, बट 19-20 लाख का फर्क नहीं होगा, करेक्ट? बिल्कुल। बट ये बहुत अमेजिंग रेंज है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप ट्राई करो और हमें डेफिनेटली
हमारी कम्युनिटी को अगर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ज़रूर से विप्लव सर को खोजना और उनको थैंक यू ज़रूर से बोलना। मैं भी ट्राई करूँगा और अगर हुआ तो डेफिनेटली, आई मीन एवरी डे इज़ अ लर्निंग। आप लाइफ में भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हो। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम जस्ट सीखते हैं। मैं भी नहीं हूँ, सो आई एम स्टिल लर्निंग। सो थैंक यू फॉर दैट टिप। सो व्हाट एल्स, व्हाट आर द कॉन्स? तो आप बोल रहे हैं ऐसे कोई ज़्यादा कॉन जो है वो कार में है नहीं। व्हाट अबाउट द रैटलिंग साउंड? कोई रैटलिंग साउंड आता है? कोई रस्ट का इशू फेस किया हो इस कार में? नहीं, हाँ, जब मेरा वो एक्सीडेंट हुआ था तब वो बम्पर में थोड़ा वो अलग चीज़ आया हो था, गई, लेकिन वो अलग। इवन अब तो ऐसा हुआ कि थर्ड सर्विसिंग के बाद तो मुझे इवन मेरी हम्म। वाइफ को भी ऐसा फील हो रहा है कि पहले जो टायर नॉइस आता था केबिन में वो भी रिड्यूस हो गया है। तो इसमें क्या केबिन में कोई चक्कों की आवाज आती है, ऐसा कुछ? नहीं, अब मतलब टायर नॉइस Of course. जो नॉर्मल ईवी में साउंड वगैरह सब बंद है, सिर्फ एसी का साउंड और टायर का नॉइस बिल्कुल। आता था। तो अभी थर्ड सर्विसिंग के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब वो भी साउंड बहुत कम हो गया है। तो चलो एक चीज देख लेते हैं गाइस कि ये मतलब ये बोल रहे हैं जो बहुत लाइट फुट चलाते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक छोटा सा राउंड लेकर आते हैं और देखते हैं कि ये किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, किस डी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। हो सकेगा तो आपके लिए कैप्चर करेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। सो वो करेंगे, बट उसके पहले और कुछ सवाल जवाब जो है वो कर लेते हैं बाकी के, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। सो बात होते होते एक बात जो होते होते छूट गई थी उस पे वापस आते हैं कि हिल पे जब इन्होंने गाड़ी चलाई तो वहाँ पे क्या रेंज मिली और कैसा परफॉर्मेंस था कार का, वो ज़रा बताइए। तो जब मैं सिलीगुड़ी से फुल चार्ज करके निकला तो 62 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा था। वो था बाई जो अच्छा रोड था, फुल रोड था, लेकिन एक रोड दिखा रहा था जो था 48 किलोमीटर। ओके। तो मुझे लगा हिल्स एरिया है, 62 की जगह 48 पे चलते हैं तो अच्छा है, वहाँ पे मुझे गाड़ी का बैटरी भी कम जाएगा। लेकिन वो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। ओके। लेकिन गलती करने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसकी ओरिजिनल पोटेंशियल मुझे पता चला इस कार का कि जब मैं गया तो वो इतना मतलब पहाड़ी एरिया, पूरा बोल्डर वाला रास्ता था। ओके। और जो इंक्लाइनेशन था बहुत ज्यादा, मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगा, डेफिनेटली इंक्लिनेशन था कि मतलब एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि हमको पीछे के 3 लोगों को उतारना पड़ा था एक टाइम, क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो चढ़ाई में अगर रियर व्हील ड्राइव बेटर काम करती है, बट ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो पीछे लोड ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि हम लोग का डिग्गी फुल, 5 लोग डिग्गी फुल, तो वजन ज्यादा हो रहा था, इसलिए पीछे से हम लोगों ने 3 लोगों को उतार के फिर हम लोगों ने गाड़ी को चढ़ाया। गाड़ी एकदम स्मूथली चढ़ गई, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो 3 लोग बैठे हुए थे तो क्या कार स्किड कर रहा था? सामने वाला चक्का स्किड कर सामने वाले चक्के घूम रहे थे, मैक्सिमम लोड बैक साइड पे आ रहा था। ओके। ये रियर व्हील ड्राइव होने से वो पीछे से पुश कर देता। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो इसकी वजह से क्योंकि ये तो ईवी है, फुल टॉर्क इनिशियली मिलता है, जीरो से फुल टॉर्क मिलता है, तो पूरा चक्का घूम गया, चक्का रोल डाउन हो जाता है। तो इसी वजह से वो उतारना पड़ा था। लेकिन बाकी जो नॉर्मल रास्ते थे, मतलब पिच रोड पे कितना भी इंक्लिनेशन हो, पूरा स्टीप इंक्लिनेशन में भी गाड़ी एक जगह भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया। बट क्योंकि बोल्डर्स थे, कंकड़ पत्थर की वजह से स्लिप हो रहा था। और नॉर्मल पिच रोड में एकदम बहुत स्मूथ। इवन एक पॉइंट पे तो मेरा जो दोस्त है वो मेरा वो गाड़ी मतलब कार इंथुसियास्ट, बाइक इंथुसियास्ट, वो दोनों ही है। वो बहुत मतलब करता रहता है ड्राइव, वो लॉन्ग राइड पे भी जाता रहता है, उसके भी ब्लॉग हैं कुछ सारे। तो इवन एक पॉइंट पे वो मुझे बोला कि भाई ये जो चढ़ रही है गाड़ी पहाड़ों पे, ये भाई मिनी रेंज रोवर की याद दिला रही है मुझे। क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली, इतना स्मूथ, मतलब ना कोई जर्क, ना कोई लैग, ना कोई साउंड की वजह से तो परेशान हो गया था मैं कि इसका साउंड नहीं है। पहाड़ी एरिया पे मुझे हॉर्न देना पड़ा था, वहाँ पे नो हॉर्न का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन हॉर्न देना पड़ रहा है मुझे। क्यों, ऐसा क्यों? ईवी है, गाड़ी टर्न हो रहा है, अच्छा, ओके, पेट्रोल डीजल तो आवाज करके जा रही है, उसको समझ में आ रहा है। ईवी के लिए में तो कुछ आवाज ही नहीं है। No, I can completely relate to him because हम जब अरकू गए थे तो I completely understand. Obviously, Araku was not that steep, but then nevertheless, so again, I'm not surprised actually. ये जो बोल रहे हैं about the performance of the EV, not only Tata, I'm sure any EV will perform equally good on hills how Punch is performing or any EV is performing. और उसके साथ इसमें हिल असिस्ट, हिल डिसेंट दोनों है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प है, रात में भी हम लोगों ने पहाड़ों पे चलाया, बहुत हेल्प करता है कॉर्नरिंग हेडलैम्प। No, cornering headlamp is one of the most helpful along with your hill descent and
हिल होल्ड हिल होल्ड। बहुत बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो हम जानना चाहते थे, जो सर्विस 3 सर्विस जो इनकी हो गई है, सर्विस की कॉस्ट क्या पड़ी आपको 1, 2 एंड 3 की? सर्विस कॉस्ट लोगों को बताता हूँ तो बोलते हैं कि भाई इससे ज़्यादा तो धुलाने में लग जाती है गाड़ी। बताइए। फर्स्ट सर्विसिंग किया तो उसमें मेरा बिल बना 131 रुपीज़ का। 131, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है उसमें कुछ फर्स्ट होता सर्विस नहीं में, है। ठीक है। सेकेंड सर्विसिंग है फर्स्ट सर्विस मतलब बिफोर 1000, बिफोर 1000, ठीक है, तो सेकेंड सर्विसिंग पे गया विच इज 7 to 8। 7 to 8,000, हाँ। तो 7,500 के आसपास गया था। तब सेकेंड सर्विस में हर जगह वही ट्रैक्शन मोटर ऑयल का चेंज होता है, बस उसके अलावा वही मेरा 1320 रुपए के आसपास। एयर फिल्टर या एसी फिल्टर ये सब चेंज सेकेंड पे नहीं हुआ। सेकंड पे नहीं हुआ Second था, पे मेरा नहीं हुआ। सेकंड पे ही हो गया, पता नहीं अच्छा, कुछ ज्यादा। सेकेंड पे उन्होंने मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा था और कुछ बोला भी नहीं। ओके। और थर्ड सर्विसिंग में एसी फिल्टर चेंज हुआ और ट्रैक्शन ऑयल, ट्रैक्शन ऑयल वो सब, और जो कूलेंट वगैरह वो सब जो टॉप अप हुआ होगा, जो भी टॉप अप, तो उसमें मेरा टोटल बिल बना 2200 के आसपास something। मतलब 15,000 चलाने के बाद इन्होंने 2200 प्लस 1300 विच इज 3,500। 3,500 रुपए तक ही 3,500 से 4,000 रुपए जो है वो खर्च किए हैं। सो अगेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन ईवी, और 1.5 रुपए का कॉस्ट। तो इसका मतलब आपने अभी तक पेट्रोल और इस पे कितने रुपए बचा लिए? ऑलमोस्ट स्ट्रेट अवे 80 to 85,000। 80 to 85,000 जो है वो कार पे ऑलरेडी लेस हो गए, एंड दिस इज जस्ट 9 मंथ्स। विद 9 मंथ्स। विद 9 मंथ्स, सो ऑफ कोर्स, बट बहुत लोग बोलते हैं इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है एंड ऑल। बेचना ही क्यों है? सिंपल समझिए, रीसेल वैल्यू नहीं है। अगर आप गाड़ी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हो, देन DM me or book a consultation. I provide consultation as a service to many people who are confused of which EV to buy, which car to buy, whether to buy an EV or not. I help you out basis your needs and requirements. So there is a link in the description. You can go there, try out my services, check them out. Many have, they all have been happy. I guarantee unbiased. Because मैं क्या ना मतलब भाई, मैं कोई भी कंपनी से पैसे नहीं लेता हूँ. I don't do, and that is the reason why that I request all of you कि आप अगर कोई भी EV चला रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट करो. आई वुड लव टू मेक अ वीडियो फॉर यू, बिकॉज वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है. आई डोंट हैव टू स्पीक अबाउट एन EV अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डीलरशिप कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, वैसा नहीं है. सो ट्राई आउट माई सर्विसेज एंड प्लीज डू रीच आउट टू मी, DM मी. देयर इज अ नंबर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन. व्हाट्सएप करो मुझे एंड वील डेफिनेटली फिगर आउट मीटिंग, an appointment for us to knock it out together like how we are doing it right now. So service cost and everything done. So मेरे पास तो और कोई क्वेश्चन नहीं. आप अगर कुछ पूछना चाहो बिप्लब से तो कमेंट सेक्शन में बता दो ना. विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू, अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू. बट ये वीडियो इस तरह से ख़त्म करने से चलेगा नहीं, बिकॉज ये तो हो गए ओनर, इनका क्या एक्सपीरियंस है. बट थोड़ा मैम से पूछना भी ज़रूरी है, बिकॉज ये चुपचाप बैठी हुई है. इनका एक्सपीरियंस एज अ को पैसेंजर, एज अ पैसेंजर, ये जानना ज़रूरी है. तो चलो इनसे कुछ सवाल करते हैं. सो मैम, सबसे पहले अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए. हाय, आई एम मोमिता. मोमिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द चैनल. आप बताइए, आपको ये गाड़ी कैसी लगती है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं तो गाड़ी में उठ के उस साइड में सो जाती हूँ. जब सब लोग एक साथ घूमते हैं तो उस साइड में जाके सो जाती हूँ बस. और फ्रंट सीट पर जब बैठते हो तो तो रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाती हूँ और सामने देखती रहती हूँ, और आराम से जाता है, स्मूथली जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई आवाज़ भी नहीं है. तो आपके लिए भी ये फर्स्ट EV थी? दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वर First. सिटिंग इन EV. सो आपका क्या एक्सपीरियंस था? मतलब जब आप एक पेट्रोल गाड़ी में पहले बैठते थे, उसके बाद एक जब EV में बैठे तो आपको कैसा फील हुआ? नहीं, वो पहले भी ठीक ही लगा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है. हाँ, क्योंकि पहले आवाज़ भी होता था ना, तो ये बहुत साइलेंट. मस्त है. हाँ, एकदम. म्यूजिक सिस्टम अच्छा लगता है इसका? हाँ, बहुत. ये तो पहले वाला गाड़ी से भी बहुत अच्छा लगता है. इट्स वेरी वेरी स्वीट मोमिता, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये तो मेरा जो AEC मैंने दिखाया 108 है, ये मेरा था जो मैंने लास्ट ट्रिप किया अलीपुरद्वार, जो लॉन्ग ट्रिप हाँ. किया ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर, हाँ. उसका AEC है. लेकिन इससे पहले का जो ट्रिप A है, हाँ, ट्रिप A है मेरा चला है उसमें 2565, मतलब उसके थोड़ा पहले से चला हाँ, है. 83 वॉट पर उसमें दिखा किलोमीटर. रहा है 83 वाट किलोवाट पर आवर. And this is really What really else? amazing. Some of them are just blessed with a light foot.
अनफॉर्चुनेटली आई अच्छा, एम नॉट। ये मेरा ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर पे था, क्योंकि ट्रिप ए 9,999 के बाद रीसेट हो जाता है हाँ। 1 से, तो 9,999 हो गया। उसके बाद ये 2565 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 12,500 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज एईसी दिखा रहा है 83 वॉट पर किलोमीटर। दिस इज अमेजिंग, there is no doubt about it। एफिशिएंसी के मामले में पंच with the power it offers versus the weight of the car and the battery pack and everything, very efficient। You need to understand, खाली परफॉर्मेंस से नहीं होता है, एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट होती है, बट टू ईच इज ओन। जिसको परफॉर्मेंस चाहिए वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार के लिए जाएगा, जिसको नहीं वो एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए। बुरा नहीं है, मतलब इनफ परफॉर्मेंस है। मैं बोल रहा हूँ कि ये ईवी है, कोई भी ईवी, मतलब अभी तो इसका जो है 122 bhp 190 Nm टॉर्क, इसका ईवी के साथ मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि कोई भी पीवी व्हीकल, मतलब पेट्रोल डीजल व्हीकल, अगर 20 लाख तक का भी होना है, इसके साथ सच में बोल रहा हूँ ड्रैग रेस में नहीं जीतेगा। नहीं, ये मैं मानता हूँ, बट हम ड्रैग रेस नहीं करते हैं। नहीं, मतलब बोल रहा हूँ जो एक्सीलरेशन थ्रिल अगर चाहिए तो फिर ईवी इज बेस्ट। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पे पूरा यकीन है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीबॉडी विद अ ड्रैग रेस। प्लीज डोंट डू ऑल दोस थिंग्स, मत करो। स्पेशली इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है या आप ये वीडियो देख रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर को बोल सकते हो, उनको मना करो ड्रैग रेस एंड ऑल दोस थिंग्स नहीं करने के लिए। इट्स नॉट सेफ, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं एंड इट्स नॉट गुड। दे आर इन्फ्लुएंसर्स, वो गलत है। एंड प्लीज डू नॉट कम आउट ऑफ द सनरूफ, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैफिक सिग्नल्स को मानिए एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ड्राइव। ऑन दैट नोट, लेट्स गो फॉर अ क्विक ड्राइव एंड देन वी विल कंक्लूड आवर वीडियो। सो गाइज, अब हम आके बैठ गए हैं कार की पिछली वाली सीट पे, स्पेस दिखाने के पर्पज से। तो देखो, सर और मैम सामने आराम से जो है वो बैठे हुए हैं, उनको कुछ इस तरह का स्पेस देखे। अगर आप अपने नी को जरा टच करके दिखाओ डैशबोर्ड से तो कितने दूर है। मोमिता मैम आप भी दिखा सकते हो, देखो कितना ये आराम से बैठे हुए हैं। और इसके बाद मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कितनी स्पेस मिली है। तो चलो अब कार को चलाते हैं, बाकी की बातें डॉक्टर विश्वास से जो है वो करते हैं। सो जैसा इन्होंने बोला था कि जब ये गाड़ी को 0 से उठाते हैं तो कितना यूनिट उठता है, या फिर वो जो एनर्जी बार जो है, एनर्जी बार कैसे उठ रहा है वो देखते हैं। चलिए, तो अभी तो जस्ट इससे निकलेगा, ड्राइव मोड पे देखे। अभी तो सिंगल बार ही आएगा। सो अभी भी सिंगल बार पर ही अभी ये दूसरा बार आया एंड द कार हैज ऑलरेडी पिक्ड अप अराउंड 20 का स्पीड। दैट्स गुड। सिंगल बार पे अभी ये ग्रेजुअली आराम से 80 स्पीड तक आप आराम से सिंगल बार पे चला सकते हो। सुपर। 80 से ऊपर गया तो फिर डबल बार मैंडेटरी हो जाएगा। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे विप्लव भाई, हाँ जी। कि आपके इस गाड़ी में स्पेयर व्हील नहीं आता है, नहीं। करेक्ट? आप इतने लंबे लंबे ट्रिप्स जो है वो लेकर आया आप, सो यू डिड नॉट फील कि स्पेयर व्हील होने से थोड़ा सा कंफर्ट रहता, पीस ऑफ माइंड रहता? अगर क्योंकि टायर अगर फट जाए, कट जाए, तब अपने क्या करेंगे? हाँ, वो एक रहता है, थोड़ा मन में डाउट रहता है कि हाँ स्पेयर व्हील होता तो बेटर होता, बट ऐसा है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीक, मतलब पंक्चर वगैरह के लिए तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि टायर इन्फ्लेटर दिया हुआ है। उसको कभी यूज किए हैं टायर? हाँ, मैं रेगुलर मैंने बीच बीच में यूज कर रहा था, क्योंकि मुझे पेट्रोल पंप जाके वो उसमें लाइन लगा के हवा भरने का जरूरत नहीं पड़ता। मेरे पास खुद टायर इन्फ्लेटर है, मैं घर पे 2 मिनट से 3 मिनट लगता है। टॉप अप ही तो करना पड़ता है। हाँ, 2 से 3 मिनट लगता है, मेरा टायर ठीक हो जाता है। सो गाइज अगेन, और एक बार इसका स्पोर्ट्स मोड जो अगर आप ट्राई करवा दें तो सारे के सारे खुश हो जाएंगे, बिकॉज दे ऑल वांट कि पंच का स्पोर्ट्स मोड कैसा है, ये देखने वाली चीज है। तो देखो गाइज, मैं थोड़ा सामने होके इस तरह से बैठा हुआ हूँ, ओके? अभी जब स्पोर्ट्स मोड लगेगा तो मैं किस तरह से पीछे जाता हूँ वही देखने का है, ठीक है ना? सस्पेंशंस बहुत अच्छे हैं यार इस कार के। हाँ, सस्पेंशन बहुत सही है, मतलब स्लाइटली हार्डर साइड है, बट हार्ड ऑन सॉफ्ट है। नहीं, मैं जैसे पीछे बैठा हुआ अभी, जैसे एक बम्पर आया, आई डिडंट फील लाइक, आई डोंट गेट टू मच चांस टू सिट इन द रेयर सीट, वो भी एक बात है,
बट सस्पेंशन तो काफी ही हाँ। इम्प्रेसिव, वेरी वेरी इम्प्रेसिव। मतलब बोल ना, मतलब हम लोग 5 लोग का पूरा ग्रुप है, हम लोग जब भी लॉन्ग ट्रिप जाते जी। हैं 5 लोग हमेशा ही रहते हैं। जी तो और ऐसा भी नहीं है कि ये मेरा मतलब वो एक्स्ट्रा लॉन्ग ट्रिप था कि जी। मतलब जो करसियांग वाला हाँ। ट्रिप था उसमें इसी रहा, हाँ उसमें ऑलमोस्ट हम लोग का 5 दिन 4 या 5 दिन में 1550 किलोमीटर गाड़ी चला था। अभी हम स्पोर्ट्स मोड लगाने वाले हैं और मैंने यहाँ पर यूज को पकड़ लिया है जीरो और Start. इन 3 2 1 गो। ओ भाई एंड द व्हील स्पिन। स्टॉप बस बस भाई कौन कहता है ये परफॉर्मेंस में पीछे है? आई मीन इट्स यू हैव टू बी क्रेजी टू थिंक दैट इट्स नॉट एट ऑल। आई मीन इट्स सुपर पावरफुल मैन, ये सुपर मतलब, पावरफुल। क्या कहते हैं, चक्का रोल करने लग जाता है, पूरा हाँ, स्किड अभी कर भी तो- जाता है। अभी भी इसकी तो अभी हुआ। तो हुआ ही था। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली नहीं आता हाँ, है। traction अगर control नहीं। वो आ जाए तो क्या हाँ। थोड़ी टेमनेस आ जाएगी कार में। एग्जैक्टली। दैट इज ट्रू। ड्राइव हो गई, रिव्यू हो गया, सब हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, जी। will you recommend this car in 2025? What do you think? Who should go for this car, or should they go for other options like Windsor हो गया या फिर Nexon का बेस मॉडल? What do you think? देखिए, अगर वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो जिस प्राइस पे ये आ रही है, हम्म, ये गाड़ी जिस प्राइस पे आ रही है, मच मच मोर वैल्यू फॉर इनफ है। और किसी का स्पेस कंस्ट्रेंट जैसा कि आप बोल रहे थे। हाँ, लेकिन फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज बहुत कम है। करेक्ट। अगर किसी को, हाँ, ये हो सकता है कि 360 डिग्री कैमरा नहीं है, सनरूफ नहीं है, डिफॉगर, रियर डिफॉगर, वाइपर नहीं है, दैट इज द डिफरेंट इशू। बट आपने तो इतने सारे लॉन्ग ड्राइव किए हैं, वो नेसेसिटी नहीं है, उसका लेकिन कितना मिस हुआ? आप लोग इतने जो लॉन्ग ड्राइव कभी गए थे। जरूरत नहीं पड़ा, ओके, कभी जरूरत नहीं पड़ा। ओके। तो लेकिन अगर आप विंडसर की तरफ भी अगर जाते हैं तो वहां पे आपको 312 का आसपास कंपनी क्लेम है। सही बात है। ऑन रियल लाइफ में गर्मी में 270 280, ठंड में 300 टच कर सकता है। करेक्ट। लेकिन वही है कि फिर रेंज में इशू है। हाँ सही बात है। प्लस और सेफ्टी इज ऑल्सो वन। और फिर क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं, गाड़ी का वजन भी तो ज्यादा है। सही बात है। मतलब बैटरी विद बॉडी रेशियो। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। And these are the points that I also covered. So to each his own. And as I said, if you're confused, do let me know. There is a link in the description. Book a consultation slot. I'll be more than happy to discuss your options. कौन सी गाड़ी आपके जरूरतों के हिसाब से बेस्ट है, उसको डिसाइड करने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट थैंक यू वंस अगेन ब्रदर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, वीडियो बना के और भी ज्यादा मजा आया। हम मिलेंगे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज मी निखिल एंड विप्लव भाई साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।